हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। आज हम लोग इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है इसका आरंभिक नगर। इसमें शुरुआत एक कहानी से की गई है, पुराने भवन का संरक्षण। आरंभिक नगर की बात आ रही तो इसमें बेसिकली हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक जानकारी दी गई है इस चैप्टर में, उसे समझेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या तुमने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब यहाँ पुराने खंडर की बात आ गई, क्योंकि कोई भी अगर सभ्यता है, कोई भी अगर प्राचीन महल है तो वो बाद में खंडर में ही तब्दील हो जाता है। अब देखिए हड़प्पा की कहानी, किस तरह से हड़प्पा की कहानी की शुरुआत होती है। ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, जो कि 3 देशों में इसके स्थल पाए गए हैं। एक आपका भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफ़गानिस्तान। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। ये मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। तो मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर जो खंडर थे, वहाँ से ईंटों की आपूर्ति की गई। तो वहाँ पर सबसे पहले पता लगा कि ये कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, और वहीं से इसका नाम हड़प्पा रखा गया। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछवाई। मतलब रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटें उठाई गई थी यहाँ से। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। लगभग कहें तो 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। इसका जो काल माना जाता है वो 2500 BC से लेकर के, मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 1750 BC का माना जाता है। इस समय से इस समय तक ये सभ्यता जीवित रही थी। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? अभी जो खंडर मिले हैं जिन नगरों के, उनकी क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। एक भाग पश्चिम का और एक पूरब का भाग था। छोटा भाग था पश्चिम वाला, लेकिन ऊंचाई पर था।
पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। अब से 5000 वर्ष पहले की बात है ये। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ऐसा अनुमान है कि ये सार्वजनिक स्नानागार था और धार्मिक जो त्योहार होते थे, अवसर होते थे, उन पर सभी स्नान करते थे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिला है। हम मोहनजोदड़ो यहाँ पर देख सकते हैं। ये है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। ये चन्नू जोदड़ो है यहाँ पर, ये गनेरी वाला, ये सारे स्थल हैं। और ये है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का, तो उसके साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। अब इसमें कुछ यहाँ जानकारी दी गई है, इसको देखते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, कहाँ का मिले ये नगर? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे क्या क्या मिला यहाँ से? जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मिट्टी के लाल बर्तन हैं पके हुए और उन पर काले रंग के चित्र बने हैं। पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। बहुत सारी यहाँ से चीज़ें मिली हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड मिलने से ऐसा अनुमान है। कालीबंगा और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब अन्नागार, जहाँ पर अन्न को भंडारित करके रखा जाता होगा। ये लोथल है आपका गुजरात में। ये यहाँ पर ये सुरकोटदा, धौलावीरा, ये है महान स्नानागार का वो चित्र। इसमें यहाँ देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इधर भी सीढ़ियाँ हैं और इधर ये दिख रहे हैं, ये रूम बने हुए थे ये किनारे पर। इस तरह की व्यवस्था थी इसमें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों को इस तरह से चुना गया था। ये देखिए, इस तरह से चुनाई की गई थी ईंटों की। ये जीने की चुनाई है। भवन, नाले और सड़कें किस तरह की थीं इस सभ्यता में? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे।
कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब वर्तमान जैसी व्यवस्था थी कुछ, अब से 5000 वर्ष पहले नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर, नाले और सड़क तीनों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? उसमें पुरापाषाणकालीन मनुष्य है, नवपाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, वो कैसे थे? गुफाओं में रहते थे या फिर मिट्टी मिट्टी जमीन के अंदर रहते थे वो? तो ये डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, मतलब यहाँ पर एक शासक वर्ग भी था। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। जो चीज़ें अभी अवशेष के तौर पर हम कहें कि बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। खिलौने बेसिकली यहाँ पर टेराकोटा के मिले हैं। पकी मिट्टी के खिलौने यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदूकुश श्रेणी में। अब यहाँ कुछ चित्र देख सकते हैं हम, ये कुआं देख सकते हैं और ये नालियाँ देख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, फिर एक ये कुआं है, एक कुआं, फिर बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर, ये मोहर दी गई है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और ये अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। फिर दाईं ओर ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं जिनको टेराकोटा बोलते हैं। ये आज भी बनाए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ये है मोहर और ये है लिपि। इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त ऐसी चीज़ें यहाँ पर कुछ। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख,
तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, तांबे कांसे से औजार, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन भी बनते थे इनसे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ से जो वस्तुएं मिली उनमें सबसे अट्रैक्टिव कौन कौन सी हैं? मनके, बाट और फलक। अभी देखिए तीनों चीज़ें। मनके, बाट, ये मनके देख सकते हैं आप, ये है मनके जो आभूषण बनाए गए, उनमें प्रोकर रखा गया है इनको। ये फलक हैं। और नेक्स्ट क्या है? ये है बाट। ऊपर ये घन के आकार के बाट हैं। पत्थर के बाट देखो, ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इस पत्थर को चट पत्थर बोलते हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए शायद इन बाटों को बनाया गया होगा। ये चट पत्थर के बनाए हुए बाट हैं। कितने ही मतलब स्पेसिफिक एकदम बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ज्यामिति का भी ज्ञान था हड़प्पा वासियों को। मध्य में बाएं, ये देखें आप, मनके हैं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार, अब इधर ये जो देख रहे हैं ये औजार हैं पत्थर के धारदार। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, अभी जो मैंने दिखाए थे। नीचे दाएं कड़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। मतलब दाढ़ी वाला पुरुष है और कड़ाईदार वस्त्र पहने हुए है, मोहनजोदड़ो से मिली है और इसमें उसे कड़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। इसको भी हम लोग देखते हैं, ये है दाढ़ी वाला पुरुष। तो ये मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है, कड़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे कभी हमने देखा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पृष्ठ 6 पर हम देख सकते हैं इसके लिए। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो पत्थर के बाट नहीं बनाते थे, लेकिन पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। धातु का उपयोग वो नहीं करते थे, पुरापाषाणकालीन लोग जो थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन। 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फेयंस से बनी तकलियाँ और पकी मिट्टी ये सूत कताई के बारे में बताती हैं। फेंस भी एक प्रकार का पत्थर है। यहाँ पर जो फेंस की बात की गई है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है।
यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। ये हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयोन्स क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयोन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। देखिए कैसे बनता है फेयंस। ये भी एक तरह का पत्थर ही हम इसे कह सकते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों का चूर्ण होता है, उसको गोंद में मिलाकर ये क्या बनाते हैं? वस्तुएं बनाते हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो पत्थर के चूर्ण से ये बनाए जाते हैं, या बालू से कहें, लगभग वही है कि पत्थर ही है एक तरह का। जैसे कि ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये है फेयोन्स। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। जैसे कपास कच्चा माल है, उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये मंगाते थे। तांबा राजस्थान के खेतरी नामक खानों से मंगाते थे, और ये सोना चांदी अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। रत्न वगैरह दक्षिण भारत से ये लोग मंगाते थे। टिन भी अफ़गानिस्तान, ईरान से आता था यहाँ पर। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। विदेशों से व्यापार भी होता था इस सभ्यता का। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, एक खिलौना गाड़ी दी गई। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, ये प्रश्न है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। ये मोहर का चित्र है। एक आयताकार मोहर है और ये एक खिलौना गाड़ी है। तो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चीज़ें यूज की जाती होंगी, हम समझ पा रहे होंगे इससे। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पहिए का आविष्कार हो चुका था नवपाषाण काल में, हम बढ़ चुके हैं। नवपाषाण काल अब से 10,000 वर्ष पहले शुरू होता है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता था? नगरों में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता था? उससे पहले बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। महिलाएं भी हल चलाती थी क्या उस समय? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुरुष चलाते हैं आज भी, तो हो सकता है उस समय भी चलाते हों। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। नगरों के अलावा लोग गांवों में
रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। लगभग आज उगने वाली सभी फसलें ये लोग उस समय उगाते थे। आज उगने वाली जो भी मुख्य फसलें हैं वो उस समय भी उगाई जाती थी। और ये लोग किसान लोग होते थे। जो शहरों में रहने वाला शासक वर्ग था और लेखक, दस्तकार, मतलब जो भी इस तरह के व्यक्ति थे जो किसानी नहीं करते थे, उनको अनाज की आपूर्ति कौन करता था? ये किसान लोग ही करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, क्योंकि बारिश कम होती थी। ये पुराना हल की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का लकड़ी का यंत्र है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां ये लोग पालते थे। भेड़, बकरियां और कुत्ता ये तो आपका नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल से ही शुरू हो गया था। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, आज भी मिलते हैं। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक, सूखे महीने में अब जो मवेशी हैं उनके झुंडों के लिए चारा पानी की तलाश में क्या करना पड़ता होगा? इन्हें दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर हैं उनके बारे में यहाँ कुछ विशेष जानकारी। कच्छ के इलाके में खदिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर, अब इसको चित्र में देख लेते हैं एक बार। धौलावीरा, ये है धौलावीरा नगर। ये नगर क्या है? धौलावीरा, गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है। कच्छ के इलाके में खदिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनी थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा, मतलब कुछ लिखा गया है, पत्थरों पर खोदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के लेख ज़्यादातर किस पर मिले हैं? मोहरों पर मिले हैं। लेकिन यहाँ पर किस में है? अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, पत्थरों पर उनको गोदा गया था, फिर लकड़ी में जड़ा गया था उनको। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक बंदरगाह था बेसिकली, जहाँ से जहाज़ों से दूसरे देशों को जाया जाता था, व्यापार होता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था
लोथल में भी एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ये लोथल का बंदरगाह है जहाँ पर जहाज आते थे और माल लोड होता था और उतारा जाता था। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। डेफिनेट जानकारी किसी को नहीं है क्योंकि किसी ने देखा नहीं था कि रियलिटी क्या है, बट अनुमान है इस तरह की अवशेषों के आधार पर। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। इससे पता चलता है यहाँ पर मनके बनाने का काम होता था क्योंकि पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण मिले हैं, तैयार मनके भी मिले हैं। मतलब ये एक तरह का कारखाना था मनके बनाने का। मुद्रा या कहें मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये क्या है? मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मतलब थैले को बंद किया, उसके मुंह पर गीली मिट्टी पोत दी, लगा दी और उसके ऊपर मोहर लगा दी। जैसे कि यहाँ पर ही देख सकते हैं, ये दबा हुआ चिन्ह है मोहर के जैसा। अगर आप ये छाप टूटी हुई नहीं होती, अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। और अगर ये पहचान होती थी कि अगर ऐसा रहा होगा कि अगर ये टूटी नहीं है तो सामान ठीक है, उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो पहचान के तौर पर इसको किया जाता था, सिक्योरिटी के लिए भी। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। मोहरों का प्रयोग आज भी होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, ये जो सभ्यता थी इतनी विकसित, इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है अभी तक। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। मतलब ये बदलाव देखने को मिला, ऐसा जैसे कि लोग वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, व्यापार वगैरह सब चौपट हो गया। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ कह रहे हैं कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ कह रहे हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। इसके 1400 साल बाद फिर नए नगरों का विकास हुआ। कैसे विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 और 8 में। अन्य एक्स्ट्रा कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर, इसको भी देखते हैं हम लोग। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है।
नील नदी के आसपास वहाँ जल की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पर वो एरिया मरुस्थल से बचा हुआ है, बाकी रेगिस्तान वाला एरिया है पूरा मिस्र में। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये भी 5000 वर्ष पुरानी मिस्र की सभ्यता रही है, जो इसके समकालीन हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी। इनके अंदर रखा जाता था, अंदर दफना के। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। ये सारी चीज़ें भी दफनाई जाती थी इनके साथ। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अगर दुनिया के इतिहास में देखें शवों को दफनाने की परंपरा, तो मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शवों को दफनाने के लिए धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? बस ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। तो बाय, सभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।